सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का अगला चैप्टर करेंगे एंड दैट इज़ 1857 रिवोल्ट यानी 1857 की क्रांति। अब 1857 रिवोल्ट से पहले कुछ छोटे छोटे रीजनल रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि असम में, वेस्ट बंगाल में, कहीं साउथ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं रीजनल थे कि एक रीजन तक सीमित थे, एक ट्राइब तक सीमित थे। तो वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद 1857 रिवोल्ट पे आएंगे। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी में माइंड मैप, और सारे माइंड मैप आपको टेलीग्राम चैनल परमार एसएससी पे मिल जाएंगे। ठीक है, एनोटेड फॉर्म में, और पूरा कंपाइलेशन आपको परमार अकेडमी यहाँ पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रीज़न क्या था। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ना कि ये रिवोल्ट हो क्यों रहे थे छोटे छोटे लेवल पे। तो उनमें से एक बड़ा रीज़न था लैंड रिफॉर्म। तो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ब्रिटिशर्स को नहीं है, लेकिन उन ट्राइब्स को तो है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइब्स कलेक्टिवली ओन करती हैं लैंड को और कलेक्टिवली उस पर काम करती हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। अब ब्रिटिशर्स ट्राइब्स के लिए आउटसाइडर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडमान निकोबार में जाइए, आप लक्षद्वीप में जाइए, तो काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जाना प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं और उनके साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गए भी मान लो गलती से, तो बहुत चांसेस है कि आप मार दिए जाएंगे, क्योंकि वो आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी था, उतने लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस था उनके, जो किस तरह से वो लैंड को मैनेज करते हैं और सारी चीज़ों को लेके, कि वहाँ से वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो चीज़ ब्रिटिशर्स चाहते हैं वो उगानी उनको, तो और उनकी ओनरशिप भी छीनी जा रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है वो रजिस्ट तो करेंगी। तो अब ये क्या रिफॉर्म के नाम पे क्या चीज़ें कर रहे थे ब्रिटिशर्स? तो तीन चीज़ें करी इन्होंने। पहला तो है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त हिंदी में बोलते हैं। 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है यहाँ पे। क्लियर? तीन चीज़ें पढ़नी है। कब लाया गया, कहाँ लाया गया, कौन लाया। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में मुनरो और रीड लाए। कहाँ पे? साउथ इंडिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे लाए। ठीक है, साउथ इंडिया वाला। महालवाड़ी, महाल का तो वो छोड़ दो, महालवाड़ी 1822 में विलियम बेंटिक, BE होगा बेंटिक, ये लाया। ठीक है, और होल्ट मैकेंजी भी इसमें था। कहाँ पे ये लाया गया था? तो ये आप देख सकते हैं बंगाल और पंजाब वाले रीजन में। अब इनमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो है ज़मींदारी सिस्टम है। ज़मींदारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ज़मींदार था, एक लैंड लॉर्ड था। तुम इस लैंड के लॉर्ड हो और तुम्हें ही टैक्स जमा करना है, तुम्हें ही यहाँ से जो भी कर की वसूली करनी है और हमें यानी ब्रिटिशर्स को देनी है। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली पेशेंट से कर नहीं वसूलेंगे। ठीक है, इसलिए जो ज़मींदार थे ये भी इनके लिए, चाहे भले वो इंडिया के ही हैं, ठीक है, लेकिन ये भी हैं तो आउटसाइडर ही ना। ठीक है, ट्राइब्स के लिए, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो, ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये चीज़ हो गई। देन यहाँ पर रैयत का मतलब होता है पेजेंट, यानी सीधा किसान। किसान से सीधा आप लेंगे हम। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक हेडमैन नियुक्त कर दिया जाता था, उससे वसूला जाता था। इसमें एक, जिसको ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं, एक सनसेट क्लॉज था। सनसेट क्लॉज ये था कि अगर आपने यानी कि ज़मींदार ने पैसा जमा नहीं किया सनसेट होने तक, तो आपके ज़मींदारी राइट्स को छीन लिया जाएगा। ये ज़मींदारी राइट्स हेरिडिटरी नेचर के थे, यानी कि आप ज़मींदार हैं, आपका बेटा भी उसको पूरी ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओनरशिप के राइट्स। ठीक है, तो जरा, और ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड है। फैटमैन में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा इट इज़ बेस्ड ऑन दी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया सीजल 2023 में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मैंशन है। देन थोड़ा सा अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये है रैयतवाड़ी मद्रास वाले रीजन में, और ये है महालवाड़ी NWFP और जो पंजाब वाला रीजन है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे थे 1793 में कॉर्नवालिस, मुनरो और रीड यहाँ लेके गए 1820 में। 1822 में महालवाड़ी यहाँ पर होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक लेके गए। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर कौन कौन से रीजनल रिवोल्ट थे वो देखते हैं। तो सन्यासी जो था वो 1764 में था। लैंड, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेन कॉज था। ठीक है, वन ऑफ द मेन कॉज था। दैट डज नॉट मीन कि हर रिवोल्ट वही लैंड के चलते ही हुआ है। जैसे सन्यासी रिवोल्ट, तो जो धर्म गुरु थे, चाहे वो हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, सबको ये क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, 1764 में सन्यासी रिवोल्ट हुआ। इसमें ना सिर्फ मतलब हिंदू जो पंडित थे, बल्कि मौलवी वगैरह सब शामिल थे इसमें। लीडर इसमें थे मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ठीक है, इसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नॉवेल है आनंद मठ, उसमें इसका जिक्र है सन्यासी रिवोल्ट का। इसमें एग्जैक्ट ईयर बहुत ही कम पूछता है, क्योंकि कहीं 1763, 64 इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, यानी 1760s के टाइम पे हुआ था।
पाइका रेबिलियन 1817 में 1817 उड़ीसा में हुआ। ये जो भी एनटीपीसी एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया था ये पाइका रेबिलियन पे। इसका लीडर कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे, जो मिलिट्री कमांडर थे खुर्दा किंगडम के। खुर्दा किंगडम कहाँ? उड़ीसा में था। अब इस किंगडम को क्या कर रहे थे? धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे थे। ये वीकेन हो रहा था, ब्रिटिशर्स इसको वीकेन कर रहे थे, कमज़ोर हो रहा था। तो जो यहाँ के जो मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इसी को बोलते हैं पाइका रिबेलियन, जो 1817 में हुआ। 1817 में उड़ीसा, बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे, जो मिलिट्री कमांडर थे खुर्दा किंगडम के। देन आते हैं अहोम रिवोल्ट पे। अहोम जो असम में हुआ 1828 में, गोमधर कुंवर। अहोम रिवोल्ट में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ मेंशन है फैटमैन में, बैटल ऑफ सराई घाट, जो अहोम किंगडम और मुगल के बीच में हुआ था। एंड इट इज़ वन ऑफ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल, बिकॉज यहाँ पर मुगल्स की डिफीट हुई थी। ठीक है, लचित बोरफुकन इसमें लीडर थे। लचित बोरफुकन जी के नाम पे एनडीए जो कैडेट्स होते हैं, जो सबसे बेस्ट अवार्ड दिया जाता है एनडीए कैडेट को, वो लचित बोरफुकन जी के नाम पे है। तो 1828 में हुआ था अहोम रिवोल्ट। गोमधर कुंवर नाम याद रखेंगे। पागलपंथी 1825 बंगाल वाले रीजन में, करम शाह और टीपू शाह। मोपला, इसको मालाबार अपराइजिंग भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ के आए मालाबार क्या है? मालाबार ये रीजन है जो कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो रीजन है उसी को मालाबार रीजन बोलते हैं। अब ये मोपला अपराइजिंग तुमको 1836 यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1920 के टाइम पे, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के टाइम पे फिर यहाँ पर मालाबार रीजन में मोपला अपराइजिंग होती है। वो अलग है, ये अलग है। सर दोनों आ जाएंगे ऑप्शन में तो क्या करेंगे? यही तुम्हारी जीवन भर का तुम्हारा दर्द है, दोनों आ जाएंगे ऑप्शन में तो क्या होगा? है नहीं आएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके तुम्हें चिंता करनी चाहिए, है ना, राधर देन कि दोनों आ जाएंगे तो, ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे। कोल म्यूटिनी के बारे में 1831 में, लीडर बुद्धो भगत थे इसमें। कोल म्यूटिनी में बुद्धो भगत थे, ध्यान रखना है। 1831 में हुआ था, इसके अलावा ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। होअन मुंडा अपराइजिंग 1899 में हुआ, रांची। अब होअन मुंडा अपराइजिंग जो है, ये जो झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर हुआ। अब मुंडा अपराइजिंग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके लीडर थे बिरसा मुंडा, जिनको भगवान माना जाता है भाई यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है। और इसीलिए 15 नवंबर को इनके जन्म दिवस पे जनजातीय गौरव दिवस भी भारत सरकार मनाती है। ये मूवमेंट था दीकूज के खिलाफ। दीकू कौन होता था? आउटसाइडर कौन है? जो ब्रिटिशर्स हैं और जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, चाहे वो भले इंडियंस ही क्यों ना हो। और ये क्या करते थे? खुंड कट्टी सिस्टम को प्रैक्टिस करते थे मुंडा जो ट्राइब वाले लोग हैं। खुंड कट्टी वही जो मैंने आपको बताया था भी, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड, और इसको जो है हटाया जा रहा था भाई ब्रिटिशर्स। तो उसके खिलाफ, दीकूज के खिलाफ ये पर्टिकुलर अपराइजिंग थी। कब हुई है? 1899 में हुई थी, 1899 में हुई थी। और डेथ हो जाती है बिरसा मुंडा जी की 1900 में। क्लियर है? देन आते हैं संथाल रेबिलियन। संथाल एक कम्युनिटी का नाम है छोटा नागपुर प्लाट्यू में, जो राजमहल हिल्स पड़ता है। आपको हम लोगों ने पढ़ा था ये पूरा पेनिनसुला प्लाट्यू है। पेनिनसुला प्लाट्यू में जो सबसे यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा नागपुर प्लाट्यू है, उसके ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे राजमहल हिल्स, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लाट्यू। इन्हीं राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन है गारो, खासी, जयंतिया, हिंदी, मेघालय। और बीच में कौन सा गैप है ये आप बताएंगे? दिस पेनिनसुला प्लाट्यू या राजमहल हिल्स और स्कर्बी आंगलोंग प्लाट्यू के बीच में। लीडर कौन थे? दो भाई थे, सिद्धू और कन्हू मुर्मू, है ना, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे पूर्व कैग थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये सब किससे बिलोंग करते हैं? इसी टाइप से। अभी कैग कौन है? अभी मैंने डाला भी था, पोल करवाया भी था, कौन है? के संजय मूर्ति हैं, है ना। दामिनी को एक बड़ा सा लार्ज डिमार्क्ड नहीं होगा, डिमार्केटेड, ठीक है, डिमार्केटेड पार्ट ऑफ लैंड था जहाँ पर संथाल लोग रहा करते थे। और इसी में जो संथाल जो दामिनो को है, इसी में ही पूरा संथाल रेबिलियन हुआ था, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट की बात करें 1859 में, नहीं 1857 रिवोल्ट के बाद का, 2 साल बाद का, ठीक है। ये नादिया जो जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे था। इंडिगो क्या होती है? नील। हाँ, तो जो नील की ज़बरदस्ती इनसे बोला जा रहा था किसानों से, जो नादिया स्टेट के थे वेस्ट बंगाल के, कि आप नील की खेती करो। क्यों? और प्राइस भी उतना मिल नहीं रहा था, क्योंकि उस समय जर्मन सिंथेटिक डाई आ चुकी थी, जो कि बहुत सस्ती पड़ जाती थी। जो ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके जाते थे नील, और वहाँ पर मतलब यहाँ से काइंड ऑफ लेके जाते थे इंडिया से, और वहाँ सेल करते थे अपनी मार्केट में। वो उतना कॉम्पिटिटिव रहा नहीं था, उतना प्राइस मिलता नहीं था। तो ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, ठीक है। तो इसी के खिलाफ जो ये विद्रोह था 1859 में। लीडर कौन था? दिगंबर और विष्णु विश्वास इसके लीडर थे। नील दर्पण जो है, ये किताब लिखी गई, या प्ले, ना की किताब लिखी, बल्कि एक प्ले था ये, बाई दीन बंधु मित्रा। लीडर दिगंबर और विष्णु विश्वास थे, और ये प्ले लिखा गया नील दर्पण बाई दीन बंधु मित्रा। ओके, ना कमिंग ऑन टू द 1857 रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति है, अब हम वो देखेंगे,
ठीक है। तो 1857 रिवोल्ट के जो मेन एक हॉटस्पॉट हम बोल सकते हैं, पहले कॉज जानते हैं कि कॉज क्या था। तो सबसे पहला कॉज है जनरल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके तहत ये कैनिंग लाया था, जो उस समय क्या था, उस समय गवर्नर जनरल था, बिकॉज अभी गवर्नर जनरल वॉइसरॉय नहीं बना, ठीक है। तो ही वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्ट लाया जिसके तहत किसी भी इंडियन सोल्जर को जो ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहा है उसको बाहर जाना पड़ सकता है, किसी भी कंट्री में उसकी पोस्टिंग हो सकती है, बिकॉज ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कॉलोनीज़ और भी थीं जहाँ पर सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। और हिंदू धर्म में ऐसा था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, समुद्र पार कर लिया, तो आप अपना हिंदू धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर ये चीज़ एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैदा करी। देन डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति है, जिसके तहत इसने डलहौजी दो चीज़ें लेके आया। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत ये किंगडम्स को एक्वायर करता था, और दूसरी चीज़ जो लेके आया दैट वाज कि हम एनेक्स कर लेंगे किंगडम को ऑन दी बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि आप ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अपने किंगडम को, तो हम उसको गवर्न करने के लिए अब हमारे अंडर को वो कंट्रोल में आएगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अवध। अवध अवध जो है, ये डलहौजी की एक फेमस स्टेटमेंट है जो मल्टीपल सीजल में पूछा जा चुका है, और पिछले से पिछला जो CDS एग्जाम है उसमें भी पूछा जा चुका है कि अवध इज़ लाइक दैट चेरी विच इज़ जस्ट टू बी ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ द ब्रिटिशर्स। यानी वो उस तरह चेरी की तरह है जो ब्रिटिशर्स के मुंह में बस गिरने ही वाली है। और कैसे गिरी, जो नवाब वाजिद अली शाह थे, अवध के आखिरी नवाब, तो उनको बोला कि तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा नाचने गाने में मन लगा रहता है, तुम कथक करो आराम से, ठीक है, और ये किंगडम हमको दो। तो मिस गवर्नेंस के रूल में उसको धर लिया गया, ठीक है, किसको, अवध को। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि अगर कोई रूलर मर गया और उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, दैट मीन उसकी कोई संतान नहीं है, संतान इन द सेंस कोई लड़का नहीं है, तो वो किंगडम ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। और अगर अडॉप्टेड भी है, नहीं अडॉप्टेड भी है, तो भी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो इसी तरह से सतारा कैप्चर किया गया 1848 में, संबलपुर और जैतपुर को कैप्चर किया गया 49 में, झांसी को किया गया 1854 में। तो सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी को 1853 में किया गया था, नागपुर को किया गया था, ठीक है, नागपुर को 1854 में किया गया था, नागपुर 1854, ठीक है। धीरे धीरे एक्वायर कर लिया सब। और अवध का तो मैंने आपको केस बता ही दिया, अवध भी आ ही गया 1856 में, ठीक। 1856 में अवध को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, मिस गवर्नेंस के रूल में। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, मिस गवर्नेंस के रूल में। अब अवध को कैप्चर किया तो इसी वजह से, या फिर झांसी को जैसे कैप्चर किया तो इसी वजह से यहाँ से लीडर्स निकलेंगे। जैसे यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी निकलेंगी, यहाँ से बेगम हजरत महल निकलेंगी, यानी कि जो उनकी वाइफ्स हैं रूलर्स की, वो अब पार्टिसिपेट करेंगी। एंड ये तो हमने दो कॉज पढ़े, और एक इमीडिएट कॉज था, एंड दैट वॉज यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस क्या होती हैं, जैसे कि उसमें अगर आपने देखा हो तो मंगल पांडे वाली मूवी, तो उसमें क्या होता है, कार्ट्रिज को हटाना पड़ता है मुंह से। तो उसमें ये र्यूमर फैला, अब सत्य था नहीं था वो तो पता नहीं, लेकिन बीफ यानी कि जो गाय का मांस होता है, पॉर्क जो सुअर का मांस होता है वो है। अब ये हिंदू धर्म में प्रोहिबिटेड है, ये इस्लाम धर्म में। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट, मतलब एक तरह से शुरू किया, एक तरह से आग लगाई किसने, मंगल पांडे जी ने। कैसे कि मंगल पांडे जी ने मना कर दिया कि हम इस ग्रीस्ड कार्ट्रिज का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें पॉर्क और बीफ का यूज़ है, ठीक है। तो इसके चलते इन्होंने अपने एक ऑफिसर को शॉट भी कर दिया, जिसकी वजह से इनको फांसी पर चढ़ाया गया 8 अप्रैल को। ये 34th की जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उससे बिलोंग करते थे मंगल पांडे जी। इसी तरह 24 अप्रैल को 3rd नेटिव कैवलरी ने रिफ्यूज़ कर दिया, यूज़ करने से मना कर दिया। तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को रिवोल्ट फाइनली स्टार्ट हुआ विद दी दिल्ली चलो कैंपेन, यानी कि अब दिल्ली चलो, दिल्ली चल के अब जो है अब रिवोल्ट करेंगे बड़े लेवल पे। अब दिल्ली क्या बन गया, मेन सेंटर बन गया, ठीक है। दिल्ली में कौन बैठा था उस समय का मुग़ल शासक और आखिरी मुग़ल शासक, बहादुर शाह जफ़र दी सेकेंड, ठीक है, द्वितीय। बहुत बूढ़ा हो चुका था तो उतना एबल था नहीं, तो इसका जो मिलिट्री कमांडर था जनरल भक्त खान, ये मेन लीडर था, ये एक्चुअल लीडर था। और जितने सारे मतलब ये लोग थे, इन लोगों ने वो अनाउंस कर दिया कि हम अपना जो रूलर मानते हैं ब्रिटिशर्स को नहीं, बहादुर शाह जफ़र सेकंड को मानते हैं, मुग़ल को मानते हैं, ठीक। अब क्या, अब कुछ नहीं, जहाँ जहाँ जो मेन नॉर्थ इंडिया की साइड्स हैं, मेनली नॉर्थ इंडिया में थे, साउथ इंडिया में नहीं किया था ये मूवमेंट, तो नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहाँ से लीडर्स निकल के आए, ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया, फिर कुछ कमेंट्री हुई एंड उसका आफ्टर मैथ हुआ।
तो वो देखते हैं। लीडर्स दिल्ली से अभी बता दिया, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब। नाना साहब कौन थे? बाजीराव दी सेकंड, जो मैंने आपको बताया था लास्ट पेशवा थे मराठा किंगडम के। तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया था बिठूर में कि चलो भैया आराम से गंगा किनारे रहो, और उन्हीं के अडॉप्टेड सन थे ये नाना साहेब। तांतिया टोपे, इनके जाने के बाद तांतिया टोपे ने लीड किया। तांतिया टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई जी की भी हेल्प करी झांसी में, ठीक है। तो ग्वालियर वाला जो इलाका है, ग्वालियर झांसी, तो वहाँ रानी लक्ष्मीबाई और बाद में तांतिया टोपे ने भी ग्वालियर में हेल्प करी इनकी। बिहार से जो एक ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने लीड किया। बरेली से खान बहादुर खान ने, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, और उत्तर प्रदेश से शाह मल ने इसको लीड किया। सप्रेस किसने किया? किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया सप्रेस? तो सप्रेस की अगर बात करेंगे तो जॉन निकोलसन ने यहाँ से सप्रेस कर दिया। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस ने सप्रेस किया। कानपुर से कॉलिन कैम्बेल ने, झांसी से ह्यू रोज ने, और ग्वालियर से सक्सेसफुली, मतलब इसमें सच कोई नहीं याद करना है कि इन्होंने सप्रेस किया, तो ऐसे याद कर लो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ दिया, ठीक है, ह्यू रोज ने। कानपुर में कैम्बेल घंटा बजाया है ना, घंटा करके रेलवे स्टेशन भी है कानपुर में, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई, एल से लॉरेंस, एल से लखनऊ, और निकोलसन, ठीक है, निकाल दिया दिल्ली से। क्लियर। अब इसका आफ्टर मैथ क्या था? आफ्टर मैथ मतलब अब हुआ क्या? अब होना वही था, अगर एक्ट वाली क्लास ढंग से देखी होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहाना चाहिए था। बहाना मिल गया कि क्या कर रहे हो भाई तुम इंडिया में, ये सब निकलो, चलो चलो आओ, बैग पैक करके आ जाओ यहाँ पर, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे, यानी कि सीधा क्राउन का रूल होगा। क्वींस प्रोक्लेमेशन आ गया, तो उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, और उन्होंने सीधा बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई काम नहीं है। अभी तक तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही थी, क्योंकि कॉमर्शियल फंक्शंस तो उसके हमने हटा ही लिए थे पूरी तरह से 1833 में। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी ना, वो भी फंक्शन हमने अब हम हटाते हैं पूरी तरह से वापस। तो अब और ये एक काम ये करना है कि इंडियंस को आर्मी में, इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कम रखना है। नहीं पता चला जिस आर्मी के भरोसे हम सप्रेस करने जा रहे हैं मूवमेंट को, वही आर्मी हमारे विद्रोह में आ गई तो, क्योंकि अगर आप इंडियंस रख लोगे और इंडियंस ने अगर फायर करने से मना कर दिया अपने इंडियंस पे, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि आप रूल कर रहे हो इंडिया में, तो इंडियंस के थ्रू ही तो रूल कर रहे हो, कोई आप ज़्यादा ब्रिटिशर्स तो है नहीं। ब्रिटिशर्स तो नंबर में, इंडियंस तो आउट नंबर कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं। लेकिन आपने क्या कर रखा है? इंडियंस को लालच दे रखा है कि आओ ये सैलरी और ये सब, ज़मींदार को लालच दे रखा है, सबको लालच दे के आप रूल कर रहे हो। अगर वही अगेंस्ट में हो जाएंगे तो फिर कैसे रूल होगा? तो फिर एक पील कमीशन बिठाया गया, एक पील आयोग का गठन किया गया, और इस पील कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई ये काम करो कि इंडियंस का नंबर कम करो इंडियन आर्मी में। प्लस क्या क्या किया? गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया। तो पहला वाइसरॉय कौन बनेगा? पहला वाइसरॉय बनेगा अपना कैनिंग, ठीक है, पहला वाइसरॉय बनेगा अपना कैनिंग, ओके। और बोला गया अभी, ये तो मैंने बताया भी था, पूरा एक्सप्लेन किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोजीशन क्रिएट की जाएगी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी जाएगी, ओके। जिस क्लियर हो गया। रीज़न क्या था फेलियर का? लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट था, मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित था, साउथ इंडिया में तो गया ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन लीडरशिप का कोई एक वो था, दिखा नहीं, क्योंकि सब अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए कर रहे थे। कोई अपना किंगडम बचा, मतलब ज़्यादातर सब किंगडम बचाने के लिए ही, मुगल वो अपना किंगडम, बाकी चाहे वो कोई भी किंगडम हो, ठीक है, सब अपना किंगडम बचाने के लिए लड़ रहे थे। और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कोई था ही नहीं कि भाई, पहली बात तो ऐसे इंडिया करके कोई था ही नहीं, ठीक है, कि इंडिया के लिए वो करना है, सब अपना मतलब एक तरह से किंगडम बचाना चाह रहे थे। कमेंट की अगर बात करेंगे तो वी डी सावरकर ने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको काउंटर करते हुए आरसी मजूमदार ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ना तो ये फर्स्ट है, ना तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ना, और आरसी मजूमदार क्या कहना था? ना तो ये फर्स्ट है, ना तो ये नेशनल है, ना तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये आरसी मजूमदार जी का कहना था, ओके। कमेंट में आपको बताना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो मकबरा है, दैट इज टूम्ब है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। और रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है आपको पता होना चाहिए, मणिकर्णिका, ठीक है। मणिकर्णिका घाट भी आपका वाराणसी में है कि नहीं? तो मणिकर्णिका इनका नाम था, मनु मनु इन शॉर्ट बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारा ये 1857 का रिवोल्ट भी ख़त्म होता है। आपको क्या करना है? क्वेश्चंस लगाने, फ्रॉम दी प्रैक्टिस करने, फ्रॉम द लिटिल बॉय का लेवल 1 और लेवल 2, और कमेंट में आपको बताना आपने कितना स्कोर किया। और ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आई वुड अगेन रिपीट, क्विज़ लगाना मत भूलिए, जो क्विज़ ग्रुप में होती रहती हैं क्विजेस डेली बेसिस पे। डोंट वेट कि पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब वो क्विजेस लगाएंगे, नहीं, अभी से लगाना स्टार्ट करिए। एक अलग से कुछ नोटबुक बनाइए, और वहाँ पे जो भी आपको एड ऑन मिलते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं, नोट देम डाउन, ठीक है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।